हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हमारा फिज़िक्स का लास्ट टॉपिक चल रहा है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एंड अभी तक हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी में कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कर चुके हैं। हमने स्टार्ट किया हुआ है इस टाइम पे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में अभी तक हमने किया हुआ है एनर्जी फ्रॉम सी, ये हम कर चुके हैं। और एनर्जी फ्रॉम सी में हम पढ़ चुके हैं अबाउट टाइडल एनर्जी, wave energy and ocean thermal energy. So we are left with three types of energy, that is geothermal energy, nuclear energy and solar energy. ठीक है। इसके आगे का अब हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। अभी हम देखेंगे अबाउट जियोथर्मल एनर्जी के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था रिगार्डिंग टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी एंड ओशन थर्मल एनर्जी के बारे में। ठीक है। अब थर्मल से हमें मतलब तो समझ आ जाता है कि ये समथिंग रिगार्डिंग किसके है, हीट के। ठीक है। अब जो ओशन थर्मल एनर्जी थी उसमें थी किसकी, हमने हीट एनर्जी यूज़ की थी, हमने ओशन की हीट एनर्जी यूज़ की थी। जो सरफेस लेवल पे टेम्परेचर था और जो वाटर का टेम्परेचर था डीपर सेक्शन में, उस पर जो टेम्परेचर डिफरेंस था उसको यूज़ करके हमने क्या जनरेट की थी, ओशन थर्मल एनर्जी। अब यहाँ पर है जियोथर्मल एनर्जी। तो ये किस हीट एनर्जी की बात कर रहा है, बेसिकली जियो का मतलब होता है अर्थ एंड थर्मल मीन्स हीट। सो बेसिकली अर्थ के अंदर जो हीट प्रेजेंट है उसको यूज़ करके जब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। मीन्स व्हेन वी आर यूजिंग द हीट एनर्जी फ्रॉम हॉट रॉक्स प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ। ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है। अब मैं इसको पहले समझा देती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि हमने स्लाइड में लिखा क्या क्या। ठीक है। अब होता क्या है, आप सबको पता है कि इनसाइड द अर्थ सरफेस, ठीक है, क्या होते हैं, कुछ हॉट रॉक्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ हॉट रॉक्स प्रेजेंट होते हैं। और होता क्या एक्चुअली, अब अर्थ के अंदर हमारे पास क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर भी होता है। ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर भी होता है और क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ हॉट रॉक्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब होता ये है कि जब ये अंडरग्राउंड वाटर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद दिस हॉट रॉक्स तो क्या होता है, ये क्या करते हैं, स्टीम जनरेट करते हैं। ठीक है। जब अंडरग्राउंड वाटर इन हॉट रॉक्स के कांटेक्ट में आता है तो वो हीट अप हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा हीट अप हो जाता है, क्योंकि जो ये हॉट रॉक्स होते हैं इनका टेम्परेचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वाटर हीट अप हो जाता है और क्या होता है, स्टीम बन जाती है। तो जब ये स्टीम बनती है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ जो जगह होती हैं जहाँ पे ये हॉट रॉक्स प्रेजेंट होते हैं, पहली बात तो ये है कि उनको हम बोलते हैं हॉट स्पॉट्स। ठीक है। अर्थ के अंदर जहाँ पे भी ये रॉक्स प्रेजेंट होंगे उसको हम बोलते हैं हॉट स्पॉट्स। और यहीं पे हम डिग करके क्या करते हैं, जो स्टीम है उसको बाहर निकालते हैं। कहीं कहीं जगह पे हमें खुद डिग करना पड़ता है और कहीं जगह पे ये स्टीम जो है इतने हाई प्रेशर में होती है कि वो खुद ही क्या है वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है। तो जब ये स्टीम आएगी विद हाई प्रेशर तो उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, किसकी, स्टीम की। और ये स्टीम कैसे जनरेट हुआ, जब ये वाटर कांटेक्ट में आया हॉट रॉक्स के। ठीक है। ये स्टीम जब निकलेगी बाहर तो इसकी स्पीड हाई होगी, हाई प्रेशर होगा और फिर इसी स्टीम को हम यूज़ करेंगे टू रोटेट द टर्बाइन विच फर्दर जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है, कैसे हम इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि हमने क्या लिखा है। इट इज़ द एनर्जी स्टोर्ड एट हीट इनसाइड द अर्थ। ये क्या होती है, एनर्जी स्टोर होती है एज हीट। ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड एज हीट इनसाइड द अर्थ। ठीक है। Molten rocks formed in the deeper hot regions of Earth's crust area are pushed upward and trapped in certain regions called hot spots. इसका ये मतलब है कि जो मोल्टन रॉक जहाँ जो प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, ये क्रस्ट नहीं है, अर्थ
क्रस्ट है, ठीक है। मोल्टन रॉक्स जो फॉर्म होते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर, ठीक है, और जहाँ पे भी वो मोल्टन रॉक प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, हॉट स्पॉट्स, ठीक है, जहाँ पे भी हमें मोल्टन रॉक प्रेजेंट होंगे इनसाइड द अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। व्हेन अंडरग्राउंड वाटर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द हॉट स्पॉट्स मीन्स जहाँ पे ये मोल्टन रॉक्स प्रेजेंट है, ठीक है। When underground water comes in contact with hot spots, steam is generated. ठीक, hotspot steam is generated. फिर आगे क्या लिखा है, the steam of underground water इज टेकन आउट, ठीक है। अब जो स्टीम जनरेट हो गई जब वो अंडरग्राउंड वाटर कम्स इन कंटैक्ट विद हॉटस्पॉट आया तो उसकी वजह से क्या हुआ, स्टीम जनरेट हुई, ठीक है। और अब क्या हुआ, द स्टीम ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज टेकन आउट बाय सिंकिंग पाइप्स। या तो हम किस तरह से करेंगे, या तो हम उसमें पाइप्स डालेंगे थ्रू होल्स ड्रिल्ड इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, या तो हम क्या करेंगे, होल करके, ठीक है, होल ड्रिल करके इन द अर्थ क्रस्ट हम क्या करेंगे, वहां पे पाइप्स को डालेंगे और उन पाइप के थ्रू क्या होगा, जो स्टीम बना होगा इनसाइड द अर्थ वो क्या होगा, बाहर आएगा। और जब वो स्टीम बाहर आएगा तो वो क्या करेगा, हम उसको यूज करेंगे इन ऑर्डर टू रोटेट द टरबाइन, ठीक है। The steam under high pressure is used to rotate the turbine of the generator to produce electricity, ठीक है। सो इस तरह से आई होप आपको पिक्चराइज हो गया होगा कि किस तरह से हम अर्थ की हीट को यूज करते हैं, मीन्स कि जो रॉक प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द अर्थ दैट आर वेरी हॉट, और उन्हीं उसी हीट को यूज करके कैसे अंडरग्राउंड वाटर उनके कांटेक्ट में आके जब वो हीट अप हो जाते हैं, स्टीम जनरेट होती है, तो किस तरह से हम उस स्टीम को यूज करते हैं इन ऑर्डर टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। ये एक मेथड है जहाँ पे हमने क्या किया, स्टीम को बाहर निकाला, और कैसे निकाला, बाय डिगिंग दी पाइप्स, बाय सिंकिंग दी पाइप्स, ये वन मेथड है। सेकंड क्या है, समटाइम्स, ये तो हो गया एक तरीका कि हमने पाइप्स खुद डिग किया, और कुछ जगह क्या होता है, समटाइम्स हॉट वाटर फ्रॉम दैट रीजन फाइंड्स आउटलेट्स, वो खुद ही, ठीक है, कई बार वो खुद ही कर देते हैं, हमें पाइप्स की डालने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। समटाइम्स हॉट वाटर फ्रॉम दैट रीजन फाइंड्स आउटलेट एट द सर्फेस, सच आउटलेट्स आर नोन एज हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है, जहां पे हमने पाइप डिग नहीं किया और वाटर ने क्या किया, हॉट वाटर स्टीम ने क्या किया, खुद ही अपना जो है आउटलेट फाइंड कर लिया सरफेस पे जहां से वो बाहर आ रही है, और हमने कोई पाइप डिग नहीं की है। सो जिस एरिया से वो स्टीम बाहर आ रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हॉट स्प्रिंग्स। ये वो जगह है जहां पे हमने पाइप को डिग नहीं किया, ठीक है, ये सरफेस है अर्थ का जहाँ पे हमने कोई पाइप वगैरह नहीं डाला, और वहीं उस आउटलेट से जो स्टीम है खुद बाहर आ रही है, तो वो हमारा क्या हो गया, हॉट स्प्रिंग्स। सो आई होप कि आपको ये जियोथर्मल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब नॉन कन्वेंशनल में हमारा एक और जो पार्ट था वो कवर हो गया, दैट इज जियोथर्मल एनर्जी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी, दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी। नाउ न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है, अब हमने पढ़ा तो होगा अबाउट द न्यूक्लियस, एटम में हमने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। सो आप कह लो कि व्हेन वी ऑल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, और किस तरह से हम स्ट्रक्चर ऑल्टर करेंगे एटम को, एटम के स्ट्रक्चर को बाय चेंजिंग देयर न्यूक्लियस, ठीक है। सो जब भी हम, आप लेमैन लैंग्वेज में बोलूं तो आप ये समझ लो कि जब भी हम कुछ छेड़छाड़ करेंगे न्यूक्लियस के साथ, या तो न्यूक्लियस के साइज को बढ़ा देंगे, ठीक है, या तो न्यूक्लियस को लाइट बना देंगे, कम वेट का बना देंगे। तो जब भी हम कुछ न्यूक्लियस के साथ कुछ करने की कोशिश करेंगे, या तो लाइट न्यूक्लियाई को हैवी न्यूक्लियाई में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, या फिर हैवी न्यूक्लियाई को लेस में कन्वर्ट करने की करेंगे, तो उसे क्या होगा, एक ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है जनरेट होगा, ठीक है। सो याद रखना, न्यूक्लियर एनर्जी वो होती है विच इज एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है, वो एनर्जी जो न्यूक्लियस से
एसोसिएटेड होती है, ठीक है। सो इसमें हम फर्दर पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजन के बारे में और फ्यूजन के बारे में भी। सो देखते हैं पहले। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। सो वो एनर्जी जो रिलीज हो रही है ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी। और न्यूक्लियर रिएक्शन कौन सी होगी, वो रिएक्शन होगी विच इन्वॉल्व्स चेंजेस इन द न्यूक्लियस। ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा है, न्यूक्लियस में चेंजेस आ रहे हैं, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन। सो जो एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शन इज कॉल्ड द न्यूक्लियर एनर्जी। सो पहले क्या होता था, हम न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करते थे फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस, ठीक है, बट नाउ न्यूक्लियर एनर्जी इज यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे, न्यूक्लियर एनर्जी was first used for destructive purposes before nuclear power stations were designed. So basically nuclear power stations were designed in order to generate the electricity, but before this nuclear energy को कहाँ पे use किया जाता था, basically it was used for destructive purposes, ठीक है। We can generate nuclear energy from two methods, that is nuclear fission and nuclear fusion. So हम देखेंगे कि what is nuclear fission and what is nuclear fusion, ठीक है। So first come nuclear fission, ठीक है। इसमें क्या होता है, मैं कंसेप्ट बता देती हूँ आपको। इसमें क्या होता है, हम फिजन होता है मतलब ब्रेक डाउन होता है। इसमें क्या होता है, एक हैवी न्यूक्लियस को, ठीक है, याद रखना, फ्यूजन में याद रखना, फ्यूजन में मीन्स फ्यूज करना, फ्यूजन में मीन्स फ्यूज करना, छोटे न्यूक्लियाई को हैवी न्यूक्लियस में बनाना। और फिजन का मतलब उसका रिवर्स हो जाएगा। अगर फ्यूजन का मतलब है फ्यूज करवाना या फिर कंबाइन करवाना, तो फिजन का मतलब ऑपोजिट हो जाएगा, मीन्स कि इसमें क्या करते हैं, हम ब्रेक करवाते हैं, ठीक है। किसको ब्रेक करवाते हैं, एक हैवी न्यूक्लियस को ब्रेक करवाते हैं इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई, ठीक है। अब होता क्या है इसमें, बेसिकली हम क्या करते हैं, एक हैवी न्यूक्लियस ले लेते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं, हम बम्बार्ड करवा देते हैं विद लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स के साथ, ठीक है। किसके साथ, हैवी न्यूक्लियस को बम्बार्ड करवा देंगे लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स के साथ। जब हम उनको लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स के साथ बम्बार्ड करवाएंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से होगा क्या, स्मॉल जो वो हैवी न्यूक्लियस है वो स्प्लिट अप हो जाएगा स्मॉल न्यूक्लियाई में, ठीक है। और जब ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है, जब हैवी न्यूक्लियस को बम्बार्ड करवाते हैं लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स के साथ और वो स्मॉलर न्यूक्लियाई में बनता है, तो इसमें होता ये है कि जो रिएक्टेंट साइड, ठीक है, यहाँ पर होता क्या है, एक मिनट। सो यहाँ पे होता ये है कि जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं तो देर इज ऑलवेज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मास इन न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस जो कि लॉस हो जाता है, ठीक है। हमेशा क्या होता है, जब भी हम ये बम्बार्ड करवाते हैं तो देर इज ऑलवेज स्मॉल लॉस ऑफ मास, ठीक है। और ये जो थोड़ा सा मास का लॉस होता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, उस मास के लॉस की वजह से ही एनर्जी जनरेट होती है। सो हम आगे वो भी देखेंगे कि कैसे मास जो है एसोसिएटेड है एनर्जी के साथ। सो बेसिकली आप सिर्फ इतना याद रखना कि जब भी हम ये रिएक्शन करवाते हैं न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन, तो होता क्या है, कुछ अमाउंट ऑफ मास जो है वो क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। जो प्रोडक्ट साइड में हमें जो न्यूक्लियस मिलेगा, ठीक है, उसका जो मास होगा हल्का कम होगा एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स, ठीक है। उस मास के लॉस होने की वजह से, ठीक है, तो हमारा क्या आता है, एनर्जी जनरेटर, वो लॉस इन मास इज कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी वी गेन्ड, ठीक है। सो देखते हैं इसमें क्या लिखा है, द प्रोसेस इन विच द न्यूक्लियस ऑफ हैवी एटम जैसे कि यूरेनियम, प्लूटोनियम एंड थोरियम, ठीक है, ये क्या करते हैं, स्प्लिट्स अप इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई। ये क्या हो जाते हैं, स्प्लिट अप हो जाते हैं इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई में। कैसे, व्हेन बम्बार्डेड विद लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स, ठीक है।
हैवी एटम को, जिसका न्यूक्लियस हैवी है, वो स्प्लिट अप हो जाता है स्मॉलर न्यूक्लियाई में। कब? जब हम बम्बार्ड करवाते हैं इसे लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स के साथ। तो ये हमारा क्या हो जाता है? न्यूक्लियर फिजन। इसकी रिएक्शन ये कुछ इस तरह से है। हमने यहाँ पे यूरेनियम लिया है, ये यूरेनियम है, ठीक है। ये जो है हमारा, ये हमारा है न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन में जो ये ऊपर रिप्रेजेंट करा है, ये हुआ हमारा एटॉमिक मास। न्यूट्रॉन का जो एटॉमिक मास है वो 1 होता है, एटॉमिक मास। और ये जो होता है नीचे वो क्या होता है? चार्ज। न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। सो ये चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक मास, ठीक है। सो जब हमने इस यूरेनियम को, हैवी न्यूक्लियाई को बम्बार्ड करवाया न्यूट्रॉन के साथ, ठीक है, तो हमें क्या मिला? हमें ऐसे एटम मिले जिसका जो न्यूक्लियाई था वो लेस वेट था। मींस हम कह सकते हैं कि हमें स्मॉलर न्यूक्लियाई मिले। जैसे किसका मिला हमें मिला, ये है हमारा बेरियम, ये है हमारा क्रिप्टॉन, ठीक है। और जो है हमें क्या मिला? न्यूट्रॉन्स हमें मिले, ठीक है। और क्या मिला हमें? ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्योंकि क्या हुआ, कुछ मास जो था हमारा वो क्या हो गया? ड्यूरिंग दिस रिएक्शन वो लॉस हो गया, और उसी मास के लॉस की वजह से ये क्या हुआ? ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है वो जनरेट हो गया, ठीक है। सो ये रिएक्शन इस तरह से है कि यूरेनियम को व्हेन वी बम्बार्ड विद लो एनर्जी न्यूट्रॉन वी गेट बेरियम, क्रिप्टॉन एंड सम न्यूट्रॉन ऑल्सो, ठीक है। एंड ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर होगा कि न्यूक्लियर फिजन में किस तरह से चीजें चली, ठीक है। द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन इज ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी। ये याद रखना, ठीक है। ड्यू टू किसकी वजह से? मास इनटू, जब ये कन्वर्ट हुआ मास इनटू एनर्जी, उसकी वजह से ही ये जो है जो एनर्जी है वो जनरेट हुई है। अब इस मास का और इस एनर्जी का क्या रिलेशन है वो हम देखते हैं कि मीन्स कितना मास का लॉस होने पे कितना एनर्जी जो जनरेट होता है। ये जो इक्वेशन है ये एक्चुअली इक्वेशन है क्या? ये है एनर्जी मास रिलेशन, जो कि है E इक्वल्स टू mc², ठीक है। ये है E इक्वल्स टू mc², जहां पे E जो है वो क्या बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है प्रोड्यूस हुआ if mass m is destroyed, ठीक है। if mass m is destroyed तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो लिबरेट हुआ। और यहाँ पे C क्या बता रहा है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। सो आपको मुझे अब इसकी वैल्यू, कमेंट सेक्शन में मुझे इसकी वैल्यू बतानी है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। सो C हो गया हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, M हो गया मास जो कि डिस्ट्रॉय हुआ है, याद रखना। M हमारा वो मास है जो डिस्ट्रॉय हुआ है, जो लॉस हुआ है जिसका, और इसके लॉस होने की वजह से कितनी एनर्जी हमें मिली है, ठीक है। वो हो जाएगा हमारा, क्या बताएगा हमें? एनर्जी मास रिलेशन बताएगा। अब इस एनर्जी मास रिलेशन को हमें दिया किसने था? ये दिया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था इन 1905, और तभी हम इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? आइंस्टाइन रिलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। सो ये हमारा आ गया एनर्जी मास रिलेशन आ गया, ठीक है। और ये फॉर्मूला दिया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस हम देखेंगे, जैसे हमें मालूम है कि जो यूनिट है एनर्जी का वो क्या होता है? जूल्स, ठीक है। यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। बट जो न्यूक्लियर रिएक्शन में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको हम जूल के अलावा किस और यूनिट में मेजर करते हैं, हम वो देखते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन में जो एनर्जी जनरेट हो रही है उसको हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। या फिर एक और यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं MeV, इसको बोलते हैं हम मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये अनदर यूनिट है इसका, ठीक है। सो एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन किस यूनिट में होगा? वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब कुछ टर्म्स देखते हैं, जैसे
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली वो इक्वल होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स के बराबर होता है। क्या? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.60 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। ठीक है, सो देखो ये कितना वैल्यू है इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। देन कम्स 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर हमें 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर मैं बात करूँ और अगर मैं उसे रिप्रेजेंट करना हो जूल्स में, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 1.602 इंटू 10⁻⁻13 जूल्स। इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पे है 1.602 इंटू 10⁻⁻13 जूल्स। ठीक है, ये है 1 MeV की वैल्यू। ठीक है, ये -13 है, प्लीज करेक्ट कर लेना। ठीक है, और अगर मैं बात करूं एनर्जी को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है एटॉमिक मास यूनिट में, ठीक है, सो 1 ATM, ATM मीन्स यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट है, सॉरी ये ATM नहीं आएगा, ये आएगा 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, 1 एटॉमिक मास यूनिट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। ठीक है, सो ये किसके बराबर आ जाएगा? ये आएगा 931 MeV के बराबर। ये क्या है हमारा? 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, सो आई होप आपको न्यूक्लियर फिजन क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हैवी न्यूक्लियस को हम ब्रेक करवाते हैं, स्प्लिट करवाते हैं इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई, और किस तरह से इसमें एनर्जी जनरेट होता है। एंड इसमें एनर्जी जनरेट होता है ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी। और फिर हमने देखा कि मास एनर्जी जो मास एनर्जी रिलेशनशिप है वो क्या है और किसने दी है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, मैंने न्यूक्लियर फ्यूजन आपको पहले लास्ट स्लाइड में बताया कि फ्यूजन होता है कंबाइन करना। ठीक है, जैसे लास्ट में देखा हमने फ्यूजन में कि हैवी न्यूक्लियस को हम स्मॉल न्यूक्लियाई में करवाते थे। अब इसमें हम कंबाइन, और अब हम न्यूक्लियर फ्यूजन में हम कंबाइन करवाएंगे स्मॉल न्यूक्लियाई को, ताकि एक हैवी न्यूक्लियस बन सके। ठीक है, सो हमने देखा दोनों चीजों में, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन में, कि किस तरह से बाय ऑल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, या फिर आप कह लो बाय चेंजिंग द न्यूक्लियस, ठीक है, उसको हैवी या लाइट में बनाना, किस तरह से ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट हो रहा है। ठीक है, सो देखते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या बोल रहा है। द प्रोसेस इन विच 2 और मोर न्यूक्लियाई ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स, ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया या हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हो गए, ठीक है, उनको क्या करवाते हैं? हम कंबाइन करवाते हैं ताकि वो क्या बना सके? एक हैवी न्यूक्लियस बना सके, लाइक दैट ऑफ हीलियम एटम। सो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के आइसोटोप्स क्या हैं? एक तो है हाइड्रोजन का हमारा आ जाएगा प्रोटियम, डिटेरियम एंड ट्रिटियम। ठीक है, ये क्या है? हमारे आइसोटोप्स हैं। ठीक है, प्रोटियम में होगा हमारा ये, एटॉमिक मास भी 1 होता है इसका, और चार्ज भी इस पे 1 होगा। ठीक है, और प्रोटियम को हम इस तरह से डिनोट करेंगे 2H1, और ट्रिटियम में 3H1। ठीक है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, सो ये थे हमारे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। ठीक है, सो हमने ये देख लिया कि किस तरह से स्मॉल न्यूक्लियाई लेते हैं हम, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स के, और उनको कंबाइन करवा के हम क्या करते हैं? एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। सो इसकी रिएक्शन कुछ इस तरह से आ जाएगी। हमने यहाँ पे लिया है, कौन सा लिया है हमने? आइसोटोप डिटेरियम। ठीक है, डिटेरियम आइसोटोप लिया है हाइड्रोजन का। जब हमने इसको रिएक्ट करवाया तो हमें क्या मिला? हीलियम एटम, ये हीलियम है। ठीक है, और हमें क्या मिला साथ में? न्यूट्रॉन्स। ठीक है, और ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यू टू दी मास एनर्जी कन्वर्जन। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज है कि जो हमें न्यूक्लियर फ्यूजन करवाना होता है, इसके लिए कंडीशन क्या है? फ्यूजन तो आसानी से हो गया, कैसे हुआ? हमने
एक हैवी न्यूक्लियस को क्या किया था, उसके लिए कंडीशन क्या थी, बेसिकली हमने क्या था न्यूक्लियर फिजन में, एक हैवी न्यूक्लियस को बम्बार्ड करवा दिया था एक लो एनर्जी न्यूट्रॉन के साथ, ठीक है। बट फ्यूजन में इतना आसान नहीं है, रीजन बीइंग, अब आप इमेजिन करो कि हमें क्या करना है, न्यूक्लियस को कंबाइन करवाना है, ठीक है। न्यूक्लियस को कंबाइन करवाना है और न्यूक्लियस में हमारे होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता है, बट प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इमेजिन करो आपके पास दो न्यूक्लियस हैं, ठीक है, दोनों में चार्ज है पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं है और प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है। सो एज ए होल हम कहते हैं कि न्यूक्लियस में हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। अब हमें एक न्यूक्लियस को दूसरे न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करवाना है, कंबाइन करवाना है, और दोनों में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली जब हम उनको कंबाइन करेंगे तो दे विल रिपेल, क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि पॉजिटिव सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट अट्रैक्ट। सो अब हमें न्यूक्लियस को फ्यूज करवाना है, कंबाइन करवाना है, और दोनों में पॉजिटिव चार्ज है, तो इट मीन्स कि वो रिपेल करेंगे, ठीक है। बट अगर हमें इन्हें कंबाइन करवाना है और ये रिपेल कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको कंबाइन करवाने के लिए, ठीक है, क्योंकि इस पे एक रिपल्शन फोर्स भी लग रही है, तो उसको ओवरकम करने के लिए हमें मिलियंस ऑफ का मतलब टेम्परेचर देना पड़ता है, और बहुत ही ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर करना पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके ये जो न्यूक्लियस हैं वो कंबाइन करते हैं, फ्यूज करते हैं, ठीक है। और इसी प्रोसेस में क्या होता है, हमारा एक ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी भी जनरेट होता है। आई होप आपको ये कंडीशन समझ आई होगी कि वाई वी नीड हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर व्हेन वी आर फ्यूजिंग टू न्यूक्लियस, या फिर आप कह लो न्यूक्लियर फ्यूजन में, ठीक है। लॉस ऑफ मास ड्यूरिंग द फ्यूजन प्रोसेस विच अपेयर एज ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, देन कंडीशन नीडेड फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन, मिलियंस ऑफ डिग्री ऑफ टेम्परेचर चाहिए होता है, मिलियंस ऑफ पास्कल ऑफ प्रेशर चाहिए होता है इन ऑर्डर टू कैरी आउट दिस रिएक्शन। एग्जाम्पल की बात करूं अगर मैं, तो जो हमारा सन से जो एनर्जी आ रही है, तो सन में बेसिकली क्या हो रहा है, सोर्स ऑफ सन्स एनर्जी क्या है हमारा, न्यूक्लियर फ्यूजन ही है, ठीक है। सन की बात कर लो या फिर स्टार की बात कर लो, इनमें क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन ही हो रहा है, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर क्या है, सन या स्टार्स की बात करें, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, बहुत प्रेशर अप्लाई होता है, तो क्या होता है, हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन वहां पे पॉसिबल है। हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करूं तो हाइड्रोजन बॉम्ब में भी न्यूक्लियर फ्यूजन का ही कॉन्सेप्ट यूज हुआ था, ठीक है। सो ये था आपका न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन के बारे में। और अगर मैं इसके डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो न्यूक्लियर पहली बात ये है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है हमारा, ठीक है, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स रिलीज्ड होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर फिजन की मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो वहाँ पे हमारे पास कुछ रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं, तो उनको डिस्पोज ऑफ करना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। और ये इन्वायरमेंट पोल्यूशन जो है, जो जब हम इसको डिस्पोज ऑफ नहीं प्रॉपर कर पाएंगे तो ये पोल्यूशन भी एक तरह का कॉज करेंगे। सो इस तरह के ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जब ये रिलीज होते हैं तो एक इन्वायरमेंट के लिए अच्छे नहीं होते। सो ये किसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियर फ्यूजन की, न्यूक्लियर फ्यूजन में जो है, फ्यूजन में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं। सो बेसिकली जो प्रोडक्ट्स होते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बेसिकली वो क्या होते हैं, हार्मलेस होते हैं, और जो न्यूक्लियर फिजन के प्रोडक्ट होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, ठीक है। सो इस बात को ध्यान रखना। सो वी आर डन विद योर जियोथर्मल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी, एंड लास्ट लेक्चर में हमने करा था आपका एनर्जी फ्रॉम सी, ठीक है। अब हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में सिर्फ एक टॉपिक रह गया है, सोलर एनर्जी। वो थोड़ा लेंथी है क्योंकि सोलर एनर्जी में भी हमें आगे पढ़ना पड़ेगा, उसकी डिवाइसेस के बारे में, सोलर कुकर के बारे में, सोलर सेल के बारे में। सो जो सोलर एनर्जी वाला थोड़ा है वो थोड़ा लेंथी है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपका सिर्फ वही चलेगा, सोलर एनर्जी ही चलेगा, और आपका नेक्स्ट लेक्चर में ही आपका ये सिलेबस जो है फिजिक्स का वो कंप्लीट हो जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली वन लेक्चर,
तो उसके बाद हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे हमारा सोलर एनर्जी के बारे में। सो आई होप अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है वो आपको क्लियर होगा। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।